नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को एक बात से हैरानी और आश्चर्य जरूर हो रहा होगा कि आखिर NCTE का 2010 का नोटिफिकेशन हो या 29 जुलाई 2011 का नोटिफिकेशन हो या उस दौरान NCTE द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन या पत्र व्यवहार किया गया है, उन सभी में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति या उनका भर्ती नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 से पहले आ चुका है या उनकी नियुक्ति हो चुकी है, उन सभी शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके ऊपर NCTE के 2001 का रेगुलेशन अप्लाई होगा और उस रेगुलेशन में जो भी नियम, सेवा, शर्तें, योग्यता दर्शाया गया है वही उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसी आधार पर अभी हाल ही में रहबर-ए-तालीम के केस में सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि रहबर-ए-तालीम योजना के अंतर्गत जिन शिक्षकों की नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के बाद हुई है, उन्हें टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। ऐसे में जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब की घड़ी कहां अटकी हुई है, कहां पेंच फंसा हुआ है, आखिर गुत्थी कहां उलझी हुई है, आज इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसका जड़ है 2017 का RTE एक्ट में संशोधन, जो कि RTE एक्ट के सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में प्रोवाइजो के रूप में जोड़ा गया है। यही सारा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। 13 मई की सुनवाई में सीनियर अधिवक्ता सिंघवी साहब, मुकुल रोहतगी साहब और अन्य अधिवक्ताओं ने कोर्ट को यह समझाने का पूरा प्रयास किया कि दोनों प्रोवाइजो में सभी शिक्षकों से तात्पर्य उन शिक्षकों से है जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के बाद 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी। इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे लागू किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले प्रोवाइजो शब्द का मतलब समझते हैं। प्रोवाइजो में लिखे बातों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। प्रोवाइजो को हमेशा उसी संदर्भ में पढ़ा जाता है और इसका अर्थ उसी कंटेक्स्ट में निकाला जाता है जिस सेक्शन का यह प्रोवाइजो होता है। इस आधार पर सेक्शन 23(2) के दोनों प्रोवाइजो में टीचर शब्द का अर्थ केवल उन शिक्षकों से लगाया जाना चाहिए जिनकी चर्चा सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में किया गया है, अर्थात वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के बाद 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी। RTE एक्ट का उद्देश्य यदि इसे रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करना होता और सभी सेवारत शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य होता तो इस प्रावधान को इस एक्ट में सेक्शन या सब सेक्शन के रूप में स्पष्ट रूप से जोड़ा जाता। और यदि 2017 के संशोधन का भी उद्देश्य सभी शिक्षकों के ऊपर टेट लागू करना होता तो भी इसे सेक्शन 23 के सब सेक्शन के रूप में जोड़ा जाता, ना कि प्रोवाइजो के रूप में। क्योंकि सेक्शन और सब सेक्शन में लिखे गए बातों का स्वतंत्र अर्थ होता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन ऐसा प्रोवाइजो में लिखे गए शब्दों का नहीं होता है। यह परंतु होता है, यह सब्जेक्ट टू दैट सेक्शन होता है। इस कानून के बारीकी को समझने में सारा गुत्थी उलझी हुई है, सारा उलझन यहीं से पैदा हो रहा है। यदि इसे ध्यान से नहीं समझा गया तो ऐसी गलती बार बार हो सकती है जो 1 सितंबर 2025 के निर्णय में हुआ है। एवरी टीचर्स अपॉइंटेड और इन पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2015। यदि इसे आप स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका अर्थ सभी सेवारत शिक्षकों से लगाया जा सकता है, लेकिन जब इसे सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 के संदर्भ में पढ़ेंगे तो इसका अर्थ लिमिटेड हो जाता है। इसका अर्थ केवल सेक्शन 23(2) में बताए गए शिक्षकों से होता है, अर्थात 5 साल के अंदर बिना टेट पास किए उम्मीदवारों को नियुक्त किए गए शिक्षकों से होता है। न्यायाधीश महोदय NCTE के सारे नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना
है कि 2017 के संशोधन में इसे सभी शिक्षकों पर लागू कर दिया गया। इसलिए इससे पहले का एनसीटीई का सभी नोटिफिकेशन का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा कोर्ट को लगता है। कोर्ट को ऐसा लगता है कि वे सभी नोटिफिकेशन 2017 के अमेंडमेंट को सुपरसीड नहीं कर सकता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन एक विभागीय पत्र है, जबकि 2017 का संशोधन संसद द्वारा पास किया गया है। इसलिए संशोधन का प्रभाव नोटिफिकेशन से कहीं अधिक होता है। अब यहाँ दो प्रश्न उठता है, इसे ध्यान से समझिएगा। पहला कि यदि यह संशोधन 2017 में हुआ तो इसमें एज ऑन 31 मार्च 2015 क्यों लिखा गया है? एज ऑन 31 मार्च 2017 क्यों नहीं लिखा गया? ऐसा इसलिए नहीं लिखा गया कि इस एक्ट के सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में सभी राज्य सरकारों को बिना टेट पास किए शिक्षकों की भी भर्ती करने के लिए 2010 के बाद 5 सालों की छूट दी गई थी, जो 2015 में पूरा हो गया था। और उस दौरान जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उन्हें 2015 तक टेट पास कर लेना आवश्यक था, और उसी अवधि को उन्हीं सब शिक्षकों के लिए 2017 के संशोधन में 2015 से बढ़ाकर 2019 कर दिया गया। इसीलिए इसमें एज ऑन 31 मार्च 2015 लिखा गया, न कि 17। इससे साफ जाहिर होता है कि इस संशोधन में जिन शिक्षकों के बारे में बात की गई है वो केवल उन्हीं शिक्षकों के बारे में कही गई है जिनकी नियुक्ति 2010 के बाद राज्य सरकारों द्वारा 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान की गई थी। दूसरा प्रश्न यह कि यदि 2017 के संशोधन का उद्देश्य 31 मार्च 2019 तक देश के सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य था, तो इस संबंध में एनसीटीई द्वारा या एचआरडी मंत्रालय द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा किसी भी प्रकार का नोटिस, पत्राचार, नोटिफिकेशन या पत्र व्यवहार क्यों नहीं किया गया? यदि इसका यही उद्देश्य था तो उन सभी शिक्षकों की नौकरी 1 अप्रैल 2019 से समाप्त हो जानी चाहिए थी। आखिर 2019 के बाद वे किस आधार पर शिक्षक बने हुए हैं? और शायद 1 सितंबर 2025 का निर्णय अभी तक नहीं आया होता तो उन शिक्षकों के लिए ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसका सीधा अर्थ है कि ना तो आरटीई एक्ट का और ना ही आरटीई एक्ट में 2017 में किए गए संशोधन का ऐसा कोई उद्देश्य था कि सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया जाए। एक बात और, यदि इस प्रोवाइजो में लिखे गए शब्द अपॉइंटेड और इन पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2015 का सेपरेट और स्वतंत्र अर्थ लगाते हैं तो एक और कंफ्यूजन पैदा होता है। अपॉइंटेड का अर्थ होता है जिसकी नियुक्ति हो चुकी है, और इन पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2015 का सीधा अर्थ होता है कि जो शिक्षक 31 मार्च 2015 तक कार्यरत हैं, तो क्या केवल इन्हीं शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है और 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है? इस वाक्यांश का यदि हम सेपरेट और स्वतंत्र अर्थ निकालते हैं तो इससे यही समझ आता है। कुल मिलाकर यदि सेक्शन 23 को समग्र रूप से बारीकी से अध्ययन करेंगे तो साफ जाहिर होता है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट कहीं से भी अनिवार्य नहीं है। इसमें जिन शिक्षकों की बात की गई है वे केवल उन शिक्षकों के लिए जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के बाद और 5 साल के रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान राज्य सरकारों द्वारा की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कोई निर्णय देने से पहले इन बिंदुओं पर गहराई से विचार अवश्य करना चाहिए, और यदि उन्हें कहीं इस बात पे कंफ्यूजन लगता हो तो उन्हें केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी करके इसका स्पष्टीकरण अवश्य मांगा जाना चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत होने के नाते उनकी यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो।
अब तो निर्णय ही बताएगा कि न्यायाधीश महोदय इन बातों को कितना गंभीरता से लेते हैं, इसकी बारीकियों पर कितना ध्यान देते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को उचित समझती है कि यदि कहीं कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है तो केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके इसका स्पष्टीकरण मांग सकती है? यदि ऐसा करती है तो सभी शिक्षक बंधुओं का काम आसान हो जाएगा। कोर्ट के रुख से तो बहुत अधिक उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है, फिर भी निर्णय का इंतजार हमें करना होगा। सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा अपील है कि यदि राहत मिलता है तो अच्छा है, और यदि नहीं मिलता है तब भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परेशानी थोड़ी बढ़ जाएगी, संघर्ष थोड़ा लंबा हो सकता है। न्याय के लिए अभी बहुत रास्ते खुले हैं, जिस पर चर्चा निर्णय आने के बाद, निर्णय को देखने के बाद करेंगे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।